माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, पर मुस्कुराकर साहस से चलने में कोई नुकसान नहीं। सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम स्मृति पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको स्मृति पाठ के 1 से लेकर चतुर्थ तक के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की थी। आज हम 5 से 8 तक इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा आरंभ करते हैं। 5वां प्रश्न, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई, यानी क्या क्या प्लानिंग की। बच्चे, मैंने आपको यहाँ पर मुख्य बिंदुओं के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। देखिए, लेखक का उद्देश्य सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को उठाना था। इसलिए लेखक ने पहले तो डंडे से सांप को मार डालने की योजना बनाई, परंतु कुएं में उतरते हुए उन्होंने अनुभव किया कि कच्चे कुएं के धरातल का व्यास बहुत कम है। ऊपर से लटककर सांप को मारा नहीं जा सकता और नीचे पहुंचकर डंडे को घुमाने की जगह भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने सांप का ध्यान बटाने के लिए ये युक्तियों को अपनाया। सबसे पहले पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुएं की मिट्टी सांप पर डाली, जिससे उसका ध्यान कुछ पल यानी कुछ क्षण के लिए बट गया। फिर उन्होंने अगली युक्ति ये अपनाई कि उन्होंने चिट्ठियों को अपनी ओर खींचने के लिए डंडे को सांप की दाईं ओर बढ़ाया। सांप ने डंडे पर ही अपने फन से चोट की तथा उस पर अपना सारा जहर उगल दिया। तीसरी योजना लेखक ने यह बनाई कि जब लेखक ने डंडे को दूसरी ओर खींचा तो सांप आसन बदलकर डंडे से चिपक गया। ठीक है। फिर जो अंतिम लेखक ने योजना बनाई कि डंडे के लेखक की ओर खिंच जाने से लेखक और सांप के आसन बदल गए और अवसर यानी मौका पाते ही लेखक ने अपनी चिट्ठियां वहां से उठा ली। ठीक है विद्यार्थियों, ये मैंने आपको आज 5वें प्रश्न के उत्तर के संबंधी जानकारी दी कि सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई थी। आपने इससे पहले आपने जो मैंने अभी समझाया कि किस उनका लेखक का उद्देश्य क्या था, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद उसके जो जो योजनाएं बनाई उसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, इसी से संबंधित अब आपका 6वां प्रश्न, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी कि उन्होंने कौन कौन से साहसपूर्ण कार्य किए थे, इसके बारे में हमने बताना है। बच्चों, लेखक और उसके भाई जिस समय ये घटना घटी उस समय उनकी उम्र जो थी मात्र 11 और 8 वर्ष के बालक थे। यानी लेखक की आयु 11 वर्ष की थी और उसका जो छोटा भाई था वो 8 वर्ष का था। ठीक है, जिस समय उनके साथ ये घटना घटी, लेखक ने डंडे से सांप को मारकर चिट्ठियां निकालने का दृढ़ संकल्प कर कुएं में उतरने की साहसिक योजना बनाई। उन्होंने 5 धोतियों को रस्सी बनाकर जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने उन 5 धोतियों को कड़ी से कड़ी मजबूत गांठें लगाकर एक सिरे से दूसरे सिरे से जोड़कर कुएं के नीचे डाल दिया। दूसरे सिरे को उन्होंने एक डंडे से बांधकर चारों तरफ से अच्छी तरह से पकड़ लिया और छोटे भाई को पकड़ा दिया और लेखक धोती के सहारे नीचे उतरने लगे। कुएं के धरातल के 4-5 गज ऊपर रह जाने पर जब लेखक ने देखा तो उसकी अकल ही चकरा गई। क्यों? कुआं बहुत ही गहरा था उसका, लेकिन चौड़ाई यानी व्यास बहुत कम था और सांप जो था फन फैलाए हुए बैठा हुआ था। लेखक ने नीचे उतरते समय अपने दोनों पैर कुएं के दीवार पर टिका रखे थे, जिससे
दीवार से कुछ मिट्टी जो है नीचे की तरफ गिर गई और लेखक ने उस मिट्टी को हाथ में पकड़ा और सांप के मुंह पर मार दिया। धीरे धीरे उतरकर वे सांप के सामने सिर्फ 1.5 गज की दूरी पर खड़े थे। मतलब देखिए साहसपूर्ण बेटा काम उस लड़के ने किया कि डंडा चलाने और उसके फल को कुचलने की कोई गुंजाइश लेखक के पास नहीं थी। इसलिए बड़ी हिम्मत करके डंडे से चिट्ठियों को दूसरी ओर सरका दिया। सांप का फन पीछे की ओर हुआ और जैसे ही डंडा चिट्ठियों के पास पहुंचा वैसे ही सांप ने डंडे पर फुसफुसाकर चोट की और अपना सारा जहर उगल दिया, यानी उसने डंडे के ऊपर डंक मार दिया। लेखक उछलकर धोती के सहारे फटाफट ऊपर की तरफ चढ़ गए, लेकिन लेखक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोबारा से फिर पुनः साहस बटोरकर डंडे से लिफाफे को सरकाने का प्रयास किया, यानी कोशिश की कि जो सांप था उसी समय डंडे से चिपट गया। डंडा लेखक के हाथ में था इसलिए उनकी ओर खींच गया। इस पर सांप का आसन यानी उसका जो तरीका था, सांप का मुंह बदल गया और अवसर पाते ही लेखक ने लिफाफे और अपनी चिट्ठियां काट उठा ली और उन्हें धोती के छोर में बांध दिया। छोटे भाई ने उन्हें ऊपर की तरफ फटाफट खींचना शुरू कर दिया। बच्चों, मैंने पहले भी आपको इस प्रश्न के उत्तर के आरंभ में बताया कि जिस समय लेखक के साथ यह घटना घटी उस समय उसकी आयु सिर्फ 11 वर्ष की ही थी। ठीक है, 11 वर्ष के लेखक मतलब बाहों के सहारे 36 फुट यानी 36 फुट ऊपर चढ़े और ऊपर आकर उन्होंने कुएं से बाहर निकले। इस प्रकार लेखक ने जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना कुएं से चिट्ठियां निकाली और उन्हें मक्खनपुर डाक खाने में डाल दिया। ठीक है विद्यार्थी, ये जो प्रश्न का उत्तर मैंने आपको समझाया उसको आपने ऐसे ही मतलब उसकी व्याख्या करनी है, आपने उसे इसी तरीके से लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि जब आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो आप इसमें अपने विचारों को भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी अध्याय को पढ़ने के बाद ये प्रश्न उठता है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के बारे में पता चलता है। क्या कारण है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि वे बाल सुलभ यानी बच्चों की शरारतें क्या हैं। स्मृति पाठ को पढ़ने के बाद भिन्न बाल सुलभ शरारतों के विषय में हमें पता चलता है, जो इस प्रकार है। ये देखिए, पहला बिंदु भी मैंने बताना है कि बच्चे खेलते समय अक्सर, आप सब भी ऐसे ही करते हो, अक्सर यह भूल जाते हैं कि समय अनुसार घर लौटना है। यानी आप अगर घर मतलब अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं घूमने मतलब खेल रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि हमारा समय हो गया, मम्मी पापा घर पे आपका इंतजार कर रही होंगे। नहीं, इसी प्रकार कि अक्सर हम सब भूल जाते हैं कि समय अनुसार घर लौट जाना चाहिए। दूसरा कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं ना उन्हें ठंड लग रही होती है ना उन्हें गर्मी की कोई परवाह होती है कि गर्मी है, गर्म से लू चल रही है तो उसमें हम बीमार हो जाएंगे। वो इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं करते। तृतीय जो है वो है कि बच्चे अपने अभिभावकों यानी पेरेंट्स की पहुंच से दूर यानी कि घर से थोड़ी दूर जाकर खेल कूदने में मशगूल यानी कि मतलब पूरी तरह से व्यस्त हो जाते हैं। वहाँ पर उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स यानी हमारे अभिभावक हमसे दूर रहेंगे तो हमें बार बार बुलाएंगे नहीं, पुकारेंगे नहीं, इसलिए वो ऐसी जगह पर खेलना पसंद करते हैं। यही नहीं, जो कई बार अक्सर बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय जाते समय मार्ग में बच्चे जो है बीच बीच में एक दूसरे के आकर्षण में फंस जाते हैं, यानी कि बीच के काम को वो मुख्य काम समझने शुरू कर देते हैं। विद्यालय जाना उनका
गौण बन जाता है। यानी कि गौण मतलब वो कम, उनको उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है कि हमें जिस काम के लिए हम घर से आए हैं वो जरूरी है। उन्हें उस समय उनका मन होता है कि हम ये शरारत कर लें, कोई बात नहीं, थोड़ी देर से ही। बच्चे अपनी टोली में सामूहिक रूप से सभी शरारतें करते रहते हैं। यानी कि कक्षा में भी अक्सर एक विद्यार्थी शुरू करता है तो सारे विद्यार्थी उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार ये बचपन की शरारतें इसे ही कहा जाता है। कुएं में झांकने, उसकी प्रतिध्वनि सुनने, सांप को छेड़ने, बिल के पास सांप देखने या सांप को बिल से निकालने की तरकीब ढूंढने में बच्चों को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ये सब चीजें जो हैं बच्चों की बाल सुलभ शरारतों के बारे में हमें ज्ञान देती है। और यहाँ तक भी कभी कभी बच्चे कोई ना कोई दुस्साहसिक कार्य भी कर बैठते हैं। जैसे कि लेखक ने चिट्ठियां कुएं में गिर जाने के बाद बड़े मतलब साहसपूर्ण ढंग से उन चिट्ठियों को बाहर निकालने का प्रयास किया। ये इस पाठ से हमें इन बाल सुलभ शरारतों के बारे में पता चलता है। बच्चों, अब मैं आपको इसी अध्याय का 8वां प्रश्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ। प्रश्न है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का क्या आशय है। यानी कि मिथ्या मतलब झूठी, उल्टी मतलब बिल्कुल विपरीत। कि कई बार ये आपने अध्याय को समझा, मैंने आपको समझाया कि मनुष्य जो भावी योजनाएं बनाता है उनमें सफल होने का अनुमान भी करता है। जैसे कि लेखक को लग रहा था कि मैं चिट्ठियां माखनपुर में डालकर आ जाऊंगा और रास्ते में अपनी शरारतें भी कर लूंगा। और जैसे ही उसने चिट्ठियां मतलब रास्ते में जा रहा था तो उसने पत्थर कुएं में फेंका तो उसकी सारी चिट्ठियां वहीं की वहीं गिर गई। ठीक है, सफलता का पक्ष उसे स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन असफलता का पक्ष उसकी दृष्टि से ओझल मतलब गायब हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसकी सोच का ठीक उल्टा परिणाम सामने आता है। लेखक कुएं में घूमने से पूर्व यह योजना बना रहे थे कि वे सांप को मतलब फिर तंग करेंगे, लेकिन जब उन्होंने वे ऐसा ही किया तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सामना सांप के साथ होगा। उनकी ये योजना उनके लिए दुष्कर प्रतीत होने लगी। मनुष्य चाहता कुछ है परंतु भगवान की इच्छा कुछ और ही होती है। इसीलिए यहाँ पर मनुष्य की जो योजनाएं हैं और अनुमान है मिथ्या हो गई हैं। ठीक है, इसी अध्याय का अंतिम जो प्रश्न है उसके बारे में मैं आपको समझा दूं कि फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। इस पंक्ति का क्या मतलब है कि अगर मनुष्य जो चाहता है वह ही हो जाता तो मनुष्य के हृदय में उस अदृश्य शक्ति यानी परम पिता परमेश्वर के लिए कोई ध्यान ही ना आता। यानी कि अगर इंसान के मन में ये हो जाए कि भी मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ऐसे होगा, तो कभी शायद वो परमात्मा भगवान को कोई स्थान ना दे पाता। लेखक ने सोचा था कि कुएं में मस्ती से उतरकर वे सांप को मारेंगे पीटेंगे, लेकिन सांप को ईश्वर की दी हुई आयु थी। ठीक है, इसलिए लेखक के लाख चाहने पर भी सांप मनुष्य का शिकार नहीं हो सका। उल्टे लेखक को अपना काम सिद्ध करने के लिए अपनी भारी जान जोखिम में डालनी पड़ी। ठीक है विद्यार्थियों, आज मैंने आपको स्मृति पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों के संबंधी जानकारी दे दी है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में स्वयं उत्तरों को लिखने का प्रयास करना। घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।